वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के ज्योग्राफी के इकाई 1 का अंग नंबर पार्ट शक्ति या ऊर्जा संसाधन के पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और जो बाकी के क ख ग घ जो पार्ट है उस पार्ट को भी अपलोड कर दिया गया। उसको देख के इसको देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। उसमें शक्ति के बारे में बताए थे, ऊर्जा के बारे में बताए थे, फिर कोयला के बारे में बताए थे। कोयला के 4 प्रकार बताए थे, एंथ्रासाइट, पिट, बिटुमिन्स और लिग्नाइट। तो इस तरह से कोयला के प्रकार में बताया गया था और सबसे अच्छा कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के उसमें भी शक्ति संसाधन के बारे में बताया गया था। तो यह पार्ट 2 है। पार्ट 2 को जान लेते हैं। तेल परिष्करण का मतलब क्या होता है? परिष्करण का मतलब होता है उसे शुद्ध करना। जो हम कुओं से तेल निकालते हैं वह कुआं मत समझ लीजिएगा जो पानी पिया जाता है जिससे। कुआं का मतलब होता है जहां से तेल निकलता है, उसे कुआं कहा जाता है। जैसे मुंबई हाई जो मुंबई से दूर अरब सागर में स्थित है वह एक तेल कुआं है, उसमें से तेल निकलता है। तो तेल कुआं से हम तेल निकालते हैं या प्राकृतिक गैस निकालते हैं या केरोसिन तेल या फिर जो है और बहुत सारे पेट्रोलियम निकालते हैं। तो तेल कुआं जो होता है जिससे तेल निकाला जाता है। तो जब तेल निकाला जाता है वह तेल जो होता है वह अशुद्ध होता है, अपरिष्कृत होता है, उसे शोधन नहीं किया गया होता है और अशुद्ध होता है। इसलिए उसे उपयोग से पहले क्या किया जाता है? तेल शोधन कारखानों में परिष्कृत किया जाना आवश्यक होता है। यानी तेल शोधन कारखानों में भेजकर उसको परिष्कृत किया जाता है और परिष्कृत करने के बाद ही यानी उसे शुद्ध किया जाता है। उसके बाद ही उससे डीजल, केरोसिन तेल, पेट्रोल, उसके बाद स्नेहक, पैराफिन, मोम या अन्य बहुत सारी वस्तुएं पेट्रोलियम से ही प्राप्त होती है। पेट्रोलियम से पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, केरोसिन तेल प्राप्त होता है, स्नेहक पदार्थ प्राप्त होता है, पैराफिन, मोम, यह सभी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। और प्राकृतिक गैस भी यह भी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में, मशीन को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में तथा मोटर गाड़ियां चलाने में किया जाता है। प्राकृतिक गैस या भी पेट्रोलियम ही है, पेट्रोलियम का ही हिस्सा है। जैसे एलपीजी गैस, एलपीजी के बारे में आप लोग सुने होइएगा। आप लोगों के घरों में जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सा गैस होता है? तो एलपीजी होता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे पेट्रोलियम आ गया इसमें, लिक्विफाइड, और पी फॉर पेट्रोलियम और जी फॉर गैस। तो पेट्रोलियम इसमें आ गया। तो जो प्राकृतिक गैस होता है यानी एलपीजी होता है यह भी पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है वह उद्योगों में, मशीनों को चलाने में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है यानी बिजली के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। और हर घर में तो सिलेंडर ही होता है तो खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। और मोटर गाड़ियां चलाने में, जैसे गैस की गाड़ी हो गया, जैसे कार हो गया, तो इन सभी छोटे छोटे कार चलाने में गैस का उपयोग किया जाता है। दिल्ली में अधिकतर गाड़ियां जो होती है वह गैस से ही चलती है और उसमें सीएनजी भी होता है, कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस। उससे प्रदूषण और कम होता है। तो सारे शहरों में जो होता है, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में सीएनजी यानी कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस या फिर एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से ही गाड़ियां अधिकतर चलती है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। तो जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या विद्युत या प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है, प्राप्त ऊष्मा का उपयोग होता है तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से विद्युत प्राप्त होता है, विद्युत को यहाँ रहना चाहिए, यह थोड़ा इसका सीक्वेंस इधर उधर हो गया है। तो जब भी विद्युत के उत्पादन में हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं या प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करते हैं तो उस विद्युत को हम ताप विद्युत कहते हैं। और इसके अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन आणविक खनिजों के विखंडन से किया जाता है। आणविक खनिज जैसे यूरेनियम हो गया, तो यूरेनियम से जब विद्युत का उत्पादन किया जाता है
तो उसे परमाणु विद्युत कहते हैं। यूरेनियम से बम भी बनाया जाता है, एटम बम जो होता है वह यूरेनियम से ही बनता है। तो इस तरह से जो बम बनाए जाते हैं परमाणु बम, वह भी यूरेनियम से बनाए जाते हैं। तो उसका इस्तेमाल एक तो बम बनाने में होता है और दूसरा बिजली उत्पादन में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें आणविक यानी उसके अणुओं को विखंडित किया जाता है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है, जिसे हम परमाणु विद्युत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत से क्या समझते हैं। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए क्या शर्त है। सबसे पहले हम जल विद्युत के शर्त को जानेंगे। तो जल विद्युत के उत्पादन के लिए शर्त है कि हमेशा बहने वाली नदियां होना चाहिए, हमेशा उसमें प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में जल का बहाव हो। दूसरा, नदी मार्ग यानी नदी जहाँ बहती है वहाँ पे ढाल होना चाहिए, और जल की रफ्तार जो होना चाहिए वह तेज होना चाहिए, यानी तेज गति से जल ढह रहा हो। उसके बाद जो है नदी मार्ग में ढाल होना चाहिए, तेज गति से नदी का जल बह रहा हो। और फिर प्राकृतिक जल प्रपात का होना। जल प्रपात का मतलब झरना होता है, जब ऊंचाई से किसी पहाड़ी से जल नीचे गिरता है तो उसी को जल प्रपात कहा जाता है। फिर यह सभी क्या है, अनुकूल भौतिक दशाएं हैं। पर्वतीय और हिमानीकृत क्षेत्रों में यह सभी दशाएं पाए जाते हैं, और अधिकतर जल विद्युत का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों में या हिमानीकृत जहां बर्फ जमे होते हैं उन क्षेत्रों में किया जाता है। भारत में सन 1897 ईस्वी में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दिया जाता है कि भारत में जल संयंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो दार्जिलिंग में हुई थी, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और कब हुई थी, तो 1897 ईस्वी में हुई थी। उसी समय जल विद्युत का उत्पादन किया गया था, यानी जल से जो इलेक्ट्रिक उत्पादन किया जाता है, जो बिजली उत्पादन किया जाता है, उसी को जल विद्युत कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह बिजली उत्पादन ही करना होता है। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या किया जाता है, नदियों पे बांध बनाया जाता है। फिर नदियों का जो जल बह रहा है उस जल में तीव्र ढाल लाकर, यानी उसके जल को और तेज कर बांध बनाकर और उससे बिजली बनाया जाता है। यह नवीकरणीय स्रोत होता है, यह कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है। जब तक जल बहता रहेगा तब तक बिजली उत्पादन होता रहेगा। तो भारत के मुख्य बहुउद्देशीय परियोजना को पढ़ेंगे। ऐसी परियोजना जिसे एक साथ अनेक लाभ के उद्देश्य से शुरू किया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जो पहला पार्ट पढ़ाए थे भूगोल का, उसमें बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य के बारे में बताए थे, इसके लाभ और हानि के बारे में बताए थे। यहाँ भी थोड़ा बता देते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ एक नंबर होता है कि इससे तो बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा, इससे सिंचाई होता है, सिंचाई का उत्पादन होता है, यानी सिंचाई होता है, खेतों में पानी पटाया जाता है। तो यह दो फायदे हो गए। लेकिन इसके हानि भी होते हैं। पहला हानि होता है पुनर्वास की समस्या। वहाँ आसपास पानी जमा हो जाता है, जल जमा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ रहने वाले लोग जो होते हैं वह एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता है। तो पहला दिक्कत यह हो गया कि वहाँ पे वे लोग घर छोड़कर और किसी दूसरी जगह बसने को मजबूर हो जाते हैं। फिर उन्हें सरकार उचित मुआवजा नहीं दे पाती है। और दूसरा यह होता है कि पर्यावरण को नुकसान यह होता है कि आसपास जो है जल जमाव के कारण जंगलों को काटा जाता है, जो जंगल होते हैं आसपास उसको काटा जाता है। और फिर कृषि योग्य जो भूमि होती है वह पूरा जल से मग्न हो जाता है, बड़े एरिया में जल जमा हो जाता है जब बांध बनाया जाता है नदियों पर। तो ऐसी परियोजना जिसे एक साथ अनेक लाभ के उद्देश्य से शुरू किया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। या दूसरा इसका परिभाषा यह भी हो सकता है कि ऐसी परियोजना जिससे एक साथ कई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्थापित किए जाते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। एक नंबर परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है वो विश्व के सबसे ऊंची बांधों में से एक है। सबसे ऊंची बांध नहीं है, सबसे ऊंची बांधों में से एक है, जो हिमालय क्षेत्र में सतलज नदी पर बनाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हमेशा पूछता है, कई बार भूगोल में पूछ दिया हुआ है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे स्थित है। तो सतलज नदी पे स्थित है। या फिर भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे स्थित है। तो सतलज नदी पे स्थित है।
इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी सवाल पूछ देता है कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना, तो भाखड़ा नंगल परियोजना है। इसे 7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना। तो यह परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए किया जाता है। तो पहले ही बता दिए हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य यह होता है कि उससे अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन करना, दूसरा बाढ़ को कंट्रोल करना, और तीसरा उसका उद्देश्य होता है सिंचाई करना। और फिर बड़े बड़े महानगरों में यह जल की आपूर्ति भी करते हैं, पीने का जल भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे दिल्ली में भी एक परियोजना है, दिल्ली के बगल में, जो दिल्ली महानगर को जल की आपूर्ति कराता है। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, और यह इसका उद्देश्य मुख्य रूप से बाढ़ बचाने के लिए है। इससे 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है कोसी परियोजना। यह बिहार में है। नेपाल स्थित हनुमान नगर में कोसी नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना से 20,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इससे बिहार में भी बिजली आता है, बिजली का सप्लाई बिहार में भी होता है और नेपाल में भी होता है। लेकिन यह परियोजना नेपाल स्थित हनुमान नगर में है। कोसी नदी पर बांध बनाकर कोसी परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है 4 नंबर रिहंद परियोजना। तो इस परियोजना को सोन की सहायक नदी रिहंद पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा बांध बनाकर किया गया है। इसे 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो रिहंद नदी जो है वह सोन नदी की सहायक नदी है, और उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना है जिसे 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ देता है कि रिहंद परियोजना किस राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। किस नदी पे स्थित है, तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे स्थित है, जो सोन की सहायक नदी है। कोसी परियोजना कोसी नदी पे है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है, और जो यह भाखड़ा परियोजना है यह सतलज नदी पे है। अगला परियोजना है हीराकुंड परियोजना। उड़ीसा की महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध बनाकर 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पे है, ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ सकता है। तो यह महानदी पे है। किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। इससे कितना किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है, 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा में स्थापित कर 3 शक्ति गिरोहों की स्थापना कर 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। जो चंबल घाटी परियोजना है यह चंबल नदी पे है और यह झारखंड में है। इससे जो है 2 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन 3 अलग अलग जगहों पे किया जाता है। 7वां है तुंगभद्रा परियोजना। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी सवाल पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तुंगभद्रा परियोजना है। यह किस नदी पे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं ताप शक्ति। ताप शक्ति जो होता है वह इससे भी बिजली उत्पादन किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग करके और उसे ताप शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। और यूरेनियम से ही हम एटम बम भी बनाते हैं। जो एटम बम भारत में है, 100 से लेकर 120 के बीच भारत में एटम बम की संख्या है। वह एटम बम जो है यूरेनियम से ही बनाया गया है। यूरेनियम में बहुत अधिक एनर्जी होता है, बहुत अधिक उसमें पावर होता है, जिसके कारण उसे बिजली उत्पादन किया जाता है। तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए ताप शक्ति संयंत्रों में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। जो तापीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी जो ताप से बिजली उत्पादन किया जाता है, उसमें कोयला से भी बिजली उत्पादन किया जाता है,
पेट्रोलियम से भी बिजली उत्पादन किया जाता है, और प्राकृतिक गैस से भी बिजली उत्पादन किया जाता है। हीट करके संयंत्र जो मशीन होता है, ताप शक्ति मशीन होता है, उसको हीट करके और उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो जल विद्युत है इसमें थोड़ा भी प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस यह सभी से प्रदूषण होता है। तो जल विद्युत जो है वह प्रदूषण रहित है, लेकिन ताप विद्युत जो है यह प्रदूषण रहित नहीं है, इससे प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है परमाणु शक्ति। तो जब उच्च अनुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है, यानी जिसका अनुभार जो होता है वह काफी अधिक होता है, मोलिकुलर वेट काफी अधिक होता है, और जब वह टूटता है, वह जो अणु जो होता है वह टूटता है तो उससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में है। तो ऑब्जेक्टिव यह भी पूछता है कि यूरेनियम का भंडार कहाँ है, तो झारखंड के जादूगोड़ा में है। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उद्योग एवं कृषि को बिजली प्राप्त करना था। तो भारत में पहला जो है वह परमाणु रिएक्टर 1955 ईस्वी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, तो मुंबई के निकट तारापुर में। यह जो सवाल है वह कई बार पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और बाकी सभी एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। तो उसमें यह पूछा जाता है कि भारत का पहला जो है वह परमाणु रिएक्टर, जो परमाणु शक्ति से चलने वाला विद्युत गृह है, वह कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु रिएक्टर जो है वह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर जो है वह महाराष्ट्र में है, मुंबई के निकट तारापुर में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था उद्योगों को यानी फैक्ट्रियों को और कृषि को बिजली प्रदान करना। देश में अब तक 6 विद्युत परमाणु विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। देश में कुल 6 विद्युत परमाणु गृह स्थापित किए गए हैं। पहला है तारापुर, यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ऑब्जेक्टिव में कई बार यह भी सवाल पूछ दिया हुआ है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह जो मुंबई के निकट है, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में तारापुर पड़ता है जो मुंबई के निकट है। दूसरा है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो यह राजस्थान के कोटा में स्थापित है, यह चंबल नदी के किनारे है। तीसरा है कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। नेक्स्ट है नरौरा कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। ककरापारा परमाणु विद्युत गृह यह गुजरात राज्य में है, समुद्र के किनारे। और छठा है कैगा, यह कर्नाटक राज्य के जागवार जिला में स्थित है। तो यह कुल 6 परमाणु विद्युत गृह है, इसको याद कर लीजिएगा कौन कहाँ है। राणा प्रताप राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, ककरापारा यह गुजरात में समुद्र के किनारे है, कैगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत। इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं वह पारंपरिक शक्ति के स्रोत पढ़े हैं। पारंपरिक शक्ति के स्रोत का मतलब होता है जिसका इस्तेमाल जो है वह किसी जीवाश्म पे आधारित होता है, जो कुछ ज्यादा दिनों से चलता आ रहा है, उसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या यूरेनियम का ताप शक्ति। तो यह सभी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है जो निर्भर रहते हैं। लेकिन गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब होता है जो हाल ही में जिसका इस्तेमाल हुआ है और यह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता है। तो पारंपरिक स्रोत का मतलब जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता है। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत होता है या पूर्ण रूप से जो होता है वह प्रकृति पर निर्भर रहता है,
लेकिन जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत होते हैं उसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं या फिर यूरेनियम आता है। लेकिन गैर पारंपरिक में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, यह सभी आते हैं। सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक होता है। जो सौर ऊर्जा होता है कम खर्चा में, यानी सूरज की ऊर्जा, सूरज तो डेली निकलता है और उसकी ऊर्जा प्राप्त करने में सबसे आसान होता है, इसलिए यह ज्यादा लाभदायक होता है। और राजस्थान तथा गुजरात में गर्मी ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन की ज्यादा संभावनाएं हैं। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में यह खराबी होता है, जहाँ पे हमेशा पवन चलते रहता है वहीं पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बिहार में जो है वह 3-4 माह ही पवन चलता है, तो बिहार में इस तरह से पवन ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसकी संभावना बहुत कम है। जहाँ पे हमेशा सालों भर जो है पवन चलते रहता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पवन ऊर्जा जो होता है वह पवन चक्कियों से प्राप्त की जाती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। देश में पवन ऊर्जा की संभावित उत्पादन जो है वह क्षमता है वह 5000 मेगावाट है। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। तो एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र कौन है? तो गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र। दूसरा बड़ा संयंत्र तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में पड़ता है। तो यह बिहार में इसकी संभावना कम है। या फिर जहाँ पे हमेशा जो है वह पवन चलती रहती है, हवाएं चलती रहती है, वहीं पे पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं अधिक होती है, जिसमें गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया। यहाँ पे हमेशा सालों भर हवाएं चलती रहती है, इसलिए इन जगहों पे पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है, यानी पवन शक्ति संयंत्र लगाकर और उसका जो टरबाइन होता है, जो पंखा होता है, उस पंखा को नचाया जाता है और उससे बिजली उत्पादन होता है। नेक्स्ट है बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अपशिष्ट यानी कृषि के जो कचरे होते हैं, अपशिष्ट का मतलब कचरा होता है, जैसे गोबर हो गया, जंतुओं के मल मूत्र हो गया, गोबर हो गया, पशुओं और मानव के जनित्र अपशिष्ट, जो पशु और मानव जनित्र जो अपशिष्ट होते हैं, कूड़े करकट, अपशिष्ट का मतलब कूड़े करकट होता है। और घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस का उपयोग किया जाता है, यानी कृषि अपशिष्ट से पशुओं और मानव के जो कचरे होते हैं उससे घरेलू उपयोग के लिए बायोगैस उपयोग की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन, अपघटन का मतलब सड़ने से बायोगैस प्राप्त की जाती है। जैसे गोबर हो गया, गोबर को संयंत्र में डाल दिया जाता है और उसे बायोगैस प्राप्त कर लिया जाता है। जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कृषि अवशेष हो गया या नगर पालिका के जो कचरे होते हैं, शहरों में जो कचरे होते हैं या उद्योगों के जो कचरे होते हैं, उससे जैविक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो बायोगैस मुख्य रूप से गोबर से प्राप्त किया जाता है। इसको एक टंकी होता है, उस टंकी में गोबर को डाल दिया जाता है। गोबर जो है सड़ के और उससे क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाना बनाने में किया जाता है। तो यह गाँव में ज़्यादा देखने को मिलता है। गांव में गोबर रख देते हैं उसमें और उसे मीथेन गैस इस्तेमाल करते हैं। मीथेन गैस निकाल के फिर उससे गैस बनाया जाता है और गैस से फिर खाना बनाया जाता है। देखिए, शक्ति संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम या परमाणु जो है, यूरेनियम या प्राकृतिक गैस, यह सभी सीमित है और इसका अंत हो जाएगा तब फिर मनुष्य जो होगा इसकी सुविधाएं कम हो जाएगी। बिजली के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। इसलिए इस संकट से निपटना बहुत जरूरी है। ऊर्जा संकट जो है वह विश्वव्यापी संकट, पूरे विश्व की समस्या बन चुका है। इस परिस्थिति में समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। शक्ति संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। पहला प्रयास यह है कि ऊर्जा के प्रयोग में मित व्ययिता। मित व्ययिता का मतलब क्या होता है कि कम से कम इस्तेमाल करना, तकनीकी विकास कर यानी टेक्नोलॉजी का विकास कर कम से कम इस्तेमाल करना। अब ऐसा गाड़ियों का खोज नहीं कर देना
जो 1 घंटा में 10 लीटर तेल पीता हो या फिर 1 किलोमीटर में 1 लीटर तेल पीता हो, तो इससे ऊर्जा का मित व्ययिता नहीं होगा। तो कम से कम तकनीक के सहारे, टेक्नोलॉजी के सहारे कम से कम ईंधन का खपत हो, उसी को मित व्ययिता कहा जाता है। जैसे अभी मित व्ययिता के रूप में अभी गाड़ियां जो आ रही हैं वह बैटरी से चलने वाली गाड़ियां आ रही है, या एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है, जो टेस्ला कार आ रहा है, वह अभी जो है वह किससे चलेगा, तो वह जो चलेगा वह बैटरी से चलेगा। तो इस तरह से अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करके, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करके हम ऊर्जा संकट से निपट सकते हैं। ऐसे मोटर गाड़ियों का निर्माण करना है जो कम तेल में ज़्यादा चलते हों, तो इससे हम ऊर्जा संकट से बच सकते हैं। दूसरा है ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। ऊर्जा संकट समाधान के लिए परंपरागत ऊर्जा के नए क्षेत्रों का खोज किया जाए, वैसी जगहों का पता लगाया जाए जहां पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों का भंडार है। तो दूसरा यह है कि बहुत ऐसे पृथ्वी के नीचे क्षेत्र है जहां पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, लेकिन उसकी खुदाई नहीं हो पा रही है। तो हमेशा जो है सर्च करते रहना चाहिए, जहाँ पे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का भंडार हो वहाँ से उसे निकालना चाहिए। इससे ऊर्जा संकट से बचा जा सकता है। ऊर्जा संकट का मतलब क्या होता है? ऊर्जा की कमी, जैसे कोयला की कमी, पेट्रोलियम की कमी, प्राकृतिक गैस की कमी, इसी को तो ऊर्जा संकट कहते हैं। तो नए नए ऊर्जा वाले क्षेत्र मिलेंगे, नए नए जगह पे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मिलेंगे, तो ऊर्जा संकट से बचा जा सकता है। तीसरा है ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग। वैकल्पिक का मतलब कोई ऑप्शनल चीज, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है वह बचेंगे। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो होता है वह समुद्रों से प्राप्त किया जाता है। जैव ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा या भूमि के अंदर से प्राप्त किया जाता है। सूरज से सौर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो यह सभी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है जिससे प्रदूषण नाम मात्र के बराबर निकलती है। और यह जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसका विकास कर शक्ति के संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। इसका ज्यादा विकास होगा तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, उसको अधिक से अधिक बचा सकते हैं आने वाले पीढ़ी के लिए। और उससे प्रदूषण भी होता है, लेकिन जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इससे प्रदूषण भी नहीं होता है और इससे ऊर्जा संकट से भी हम बच सकते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक नियम बनाना चाहिए। जो ऊर्जा, जैसे कई देश होते हैं ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ज्यादा खपत करते हैं, तो इससे निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी वर्ल्ड लेवल पे एक नियम बनना चाहिए, एक रूल बनना चाहिए। तो शक्ति संसाधन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये था शक्ति संसाधन का पार्ट 2। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।